नमस्कार विद्यार्थियों। मैं नवीन कुमार, सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर झुंझुनू आपका एक नए चैप्टर के साथ पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है जल संरक्षण। ये बीए पार्ट द्वितीय वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थियों के लिए बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अन्य विद्यार्थी जो हमें फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये किसी अन्य क्लास में या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ज़रूरी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, जल संरक्षण आपने नाम अवश्य सुना होगा और आपको पता है कि जल संसाधन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर जो है उसका 3/4 हिस्सा या इससे भी ज़्यादा जल से ही बना हुआ है। तो जल संसाधन से आपको अब समझ में आ गया होगा कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण की, इसको हम यूँ समझिए कि आपको क्या लगता है कि क्या जल हमारे लिए बहुत प्रचुर मात्रा में है? क्या जल हमारी पृथ्वी पर असीमित है? क्या जल का हम मनचाहा उपयोग या मैं यूँ कहूँ दुरुपयोग कर सकते हैं? तो इन सभी के उत्तर होंगे नहीं। जल हमारी पृथ्वी पर असीमित नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, जल तो बहुत है। 3/4 भाग जो है, या यूँ कहें कि 71% जल हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, 29% भूभाग है। लेकिन आपको पता होगा विद्यार्थियों, ये जो 71% जल है ये समुद्रों में है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। ये पीने के योग्य या यूँ कहें कि हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाला बिल्कुल नहीं है। जल हमारे लिए जो काम में आता है वो मात्र 0.4% हमारी पृथ्वी पर मौजूद, आप चौंक गए होंगे कि 1% भी नहीं है, मात्र 0.4% जल ही हमारे लिए उपयोग में लेने योग्य है। बाकी जल हमारे किसी काम का नहीं है। तो जल संसाधन मानव के लिए सहज, सुलभ अथवा प्रचुर नहीं है, ये बात आप अच्छे से जान लें। मार्च 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित विश्व जल सम्मेलन के अनुसार, देखिए एक उदाहरण आपको बताया गया है कि मार्च 1977 में अर्जेंटीना में एक विश्व जल सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें बताया गया है कि विश्व में जो उपलब्ध जल है उसको अगर हम आधा गैलन बोतल मान लें तो उसमें से स्वच्छ जल मात्र आधा चम्मच है, मात्र आधा चम्मच। अब आपको इस उदाहरण से अच्छे से समझ आ गया होगा कि जल जो है वो असीमित नहीं है। अतः जल अन्य संसाधनों की तरह ही जल संसाधन का संरक्षण भी हमें अनिवार्य रूप से करना ही होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ जल नहीं छोड़ेंगे। और आप अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि हम तो मरुस्थल के निवासी हैं, हमारे आसपास में तो जल की संकट वैसे ही बना रहता है। बारिश बहुत ही कम होती है या 2-3 सालों में एक साल होती है। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे आसपास के जो सीमित संसाधनों की वजह से सिंचाई बहुत तेज़ गति से बढ़ा रहे हैं और सिंचाई से हमारा भूमिगत जल भी निरंतर हर साल कम होता जा रहा है। जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पूरे पृथ्वी पर, भारत की बात नहीं कर रहा, राजस्थान की बात नहीं कर रहा, एशिया की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक भूमिगत जल का जो दोहन हो रहा है वो हमारे शेखावाटी क्षेत्र में हो रहा है। अब आप सोचिए कि हम इस जल को क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। भारत सहित विश्व के अनेक देश जल अभाव की समस्या से जूझ रहे हैं। जहाँ प्रचुर जल उपलब्ध भी है वहाँ भी विविध प्रकार के प्रदूषण की समस्या है। जल संरक्षण का मूल तत्व है पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को संग्रह करना। जल संरक्षण का तात्पर्य क्या है, मूल भाव क्या है कि जो पृथ्वी पर बारिश होती है, हमें जल कहाँ से मिलता है? स्वच्छ जल तो हमें बारिश के रूप में मिलता है। अब हम उसको किस रूप में स्टोर करें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जल संरक्षण का मूल तत्व है पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को संग्रह करके तथा जल प्रवाह को नियमित करके जल से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना तथा स्वच्छ जल का निश्चित भंडार बनाए रखना। ये है हमारे इस टॉपिक का मूल भाव। जल संरक्षण के अंतर्गत जल चक्र के वर्षा से लेकर समुद्र में पहुंचने तक की प्रक्रिया को नियंत्रित करना सबसे अच्छा कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है।
यानी कि हमें करना क्या है कि जो बारिश बादलों के रूप में हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, बादलों से होने वाली वर्षा को हम समुद्र में मिलने वाली नदियों से पहले पहले रोकें। वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे बांध बना करके हो सकता है, छोटा तालाब बना करके हो सकता है, नदियों से सिंचाई के रूप में खेतों में पानी पहुंचाने को लेकर हो सकता है, भूमिगत जल के रूप में हम स्टोर करके कर सकते हैं। चूंकि उपयोग में आने वाला जल सदैव समुद्र की ओर जाने को प्रवृत्त रहता है ढाल के अनुसार, अतः इसकी गति को कम करके इसका अधिक से अधिक उपयोग करना जल संरक्षण का प्रमुख सिद्धांत है। चाहे सतह पर अथवा भूमिगत कहीं भी पानी का संचय करने से जल प्राप्ति की नियमितता बढ़ती है तथा इसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। अतः जल संचय से जल संसाधन की अभिवृद्धि होती है। जल का संचय जल की समुद्राभिमुखी गति को कम करने से ही हो सकता है। जल संरक्षण का प्रारंभ वर्षा की बूंद के पृथ्वी तल पर गिरने के साथ ही होना चाहिए। यदि वर्षा की बूंद को सतह पर बहने न देकर भूमिगत होने को प्रेरित किया जाए तो इससे वाष्पीकरण कम होगा, भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि होगी तथा मिट्टी में नमी बढ़ेगी और उसका कटाव रुकेगा। वर्षा जल के भूमि के अंदर प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि सतह इस प्रकार का हो जो पानी सोख सके। आप देखते हैं पहाड़ों पर खूब बारिश होती है, लेकिन वो पानी भूमि के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहाड़ों में जो भूमि होती है वो पथरीली होती है, पहाड़ के रूप में होती है, पत्थर के रूप में होती है, तो वो तो सारा का सारा जल जो है वो व्यर्थ बह जाता है। अब उसका स्टोर हम कहाँ करेंगे? उसका स्टोर हम मैदानों में कर सकते हैं और उसको हम भूमिगत जल के रूप में ज़मीन के अंदर प्रवेशित करवा सकते हैं। तो वर्षा जल के भूमि के अंदर प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि सतह इस प्रकार का हो जो पानी सोख सके। जिस सतह पर गहरी पोली मिट्टी, घास की परत अथवा चौड़ी पत्ते वाले वनों के नीचे सूखी पत्ती आदि जमा हो, उसमें अधिक पानी प्रवेश कर सकता है। तो इसका सबसे सर्वोत्तम जो उपाय है उसके वह है अच्छे वन। जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे वनों में, वहाँ पर जब बारिश होगी तो सीधी की सीधी मिट्टी के अंदर भूमिगत जल के रूप में प्रवेश कर जाएगी। तो अच्छे वन जल का सर्वोत्तम संचय करते हैं। ये वर्षा की बूंद को प्रारंभ में ही ग्रहण करके उससे अधिकाधिक लाभ उठाने में सहायक होते हैं। वन ऐसे जलाशय हैं जिनमें कभी भी अवसादन, अपर्दन कह सकते हैं आप, होने की संभावना नहीं है। वन जल को नियमित करता है। जल जब वन आच्छादित भूमि की सतह पर गिरता है, वह पत्तियों, अन्य बिखरे पदार्थों तथा मिट्टी के जैव पदार्थों द्वारा भूमि में प्रवेश करके अन्यत्र झरनों तथा नदियों के रूप में प्रकट होता है। इसका कुछ भाग भूमिगत जलागारों में पहुंच जाता है। अल्पकालीन मूसलाधार वर्षा का पानी भी वन आच्छादित सतह पर रुक जाता है तथा फिर धीरे धीरे प्रवाहित होता है। अतः अधिक वर्षा वाले भागों में, विशेषकर पर्वतों में, वन लगाने से जल संरक्षण होता है। तो पहला इसका उपाय क्या होगा? वन अधिक से अधिक लगाएं। दूसरी बात देखिए, जल संरक्षण का दूसरा उपाय क्या हो सकता है? जल संरक्षण का दूसरा पक्ष मिट्टी में नमी का अंश बढ़ाने से संबंधित है। मिट्टी में नमी का अंश बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा। कृषि भूमि पर होने वाली वर्षा का अधिकांश यदि मिट्टी में प्रवेश करता है तो इससे जल संरक्षण में सहायता मिलती है, परंतु वही मिट्टी जल की अधिक मात्रा सोख सकती है तथा नम रह सकती है, जिसमें जैव पदार्थ की मात्रा अधिक हो, यानी पेड़ पौधे, ह्यूमस, इन सब की मात्रा अधिक होगी, तभी मिट्टी जल को सोख सकेगी, अन्यथा मिट्टी खुद जल के साथ बहने लगेगी। इस प्रकार मिट्टी में जल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाना है। भूमिगत जल प्रधानतः संरक्षित जल है क्योंकि इसका प्रवाह मंद होता है। वाष्पीकरण तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जल का नुकसान कम होता है तथा शीघ्र दूषित नहीं होता है। तथापि भूमिगत जल का भी झरने, नदियों या अन्य माध्यमों से स्त्राव होता रहता है अथवा वार्षिक संभरण का अर्थ है रिचार्ज के अपेक्षा अधिक निष्कर्षण से भूमिगत जल भी समाप्त हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा बताया कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जो जल है भूमिगत जल, उसका विदोहन हमारे शेखावाटी क्षेत्र में हो रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट करती है। तो भूमिगत जल कोई ऐसा नहीं है कि अथाह भंडार है, इसकी मात्रा भी सीमित है। यानी कि जितना रिचार्ज हम नहीं करेंगे और उससे अधिक मात्रा में पानी हम निकालेंगे तो एक न एक दिन वो जो भूमिगत जल है वो सूख नहीं है, कुएं सूख नहीं है, ट्यूबवेल सूख नहीं है। अतः कुएं आदि में जितनी भूमिगत जल मात्रा बाहर निकलती है उतनी ही आपूर्ति भी होती रहनी चाहिए।
भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से जल की सतह भी नीचे चली जाती है। अतः जहाँ भूमि के अंदर अधिकाधिक जल प्रवेश करने देने के लिए वन तथा मिट्टी से संबंधित प्राकृतिक तत्वों की सुरक्षा होनी चाहिए, वहीं भूमिगत जल का अत्यधिक खर्च रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय भूमिगत जल की स्थिति के अनुसार उपयुक्त उपायों का अवलंबन करना उचित होना होगा। यानी कि इसके लिए एक नीति बनानी पड़ेगी कि हमारी पृथ्वी के किस क्षेत्र में कितना रिचार्ज होता है, उससे अधिक हम जल तो नहीं निकाल रहे हैं। अगर निकाल रहे हैं तो उसकी तुरंत रोकथाम सुनिश्चित करनी होगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सतह पर नदियों में प्रवाहित जल के संरक्षण के लिए अगला और महत्वपूर्ण उपाय है वो है कृत्रिम बांध बनाना। जैसा कि आप जानते हैं कि बांध जो होते हैं वो नदियों में व्यर्थ बहने वाले पानी को रोक देते हैं और उस बांध के पानी को हम पूरे साल या कई सालों तक काम में ले सकते हैं। हालांकि बांध जो होते हैं वो मल्टीपर्पज़ होते हैं बहुउपयोगी होते हैं, उनके और भी बहुत उपयोग होते हैं। बांध बहते जल के प्रवाह को मंद करके इसे संरक्षित करते हैं। इनसे नदियों में जल की मात्रा की ऋत्विक का अर्थ है ऋतु के अनुसार जो घटती या बढ़ती है वो नियमित हो जाती है। परंतु किसी एक बांध स्थल का चयन, उसकी ऊंचाई, डूब क्षेत्र की प्रकृति एवं विस्तार, विस्थापित लोगों का समुचित पुनर्वास आदि प्रत्येक पक्ष का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के पश्चात ही बड़े बांधों का निर्माण अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पर बड़े बांध बनाए जाते हैं वहाँ पर विवाद भी होते हैं। ऐसा ही एक विवाद आप जो सरदार सरोवर बांध है गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, उसके बारे में समाचार पत्रों या टीवी के द्वारा सुनते रहते होंगे। परंतु किसी एक विशाल बांध के बनने से समस्या हल नहीं होती है। किसी भी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में आरंभ से लेकर अंत तक सहायक नदियों तथा मुख्य नदी पर कई बांध बनाने की आवश्यकता होती है। भारत में इसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। नेहरू जी ने तो जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं उनको भारत के आधुनिक मंदिर तक कहा है। और अब हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने नदी जोड़ो परियोजना शुरू की थी। और वास्तव में अगर नदी भारत की जुड़ जाएं तो ये भारत के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के एक ही हिस्से में बिहार में बाढ़ आती है एक ही समय में, और उसी समय राजस्थान या गुजरात के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ रहा होता है किसी भी नदी के जल प्रवाह को। तो इस प्रकार से अगर हम नदियों को आपस में जोड़ दें तो दोनों ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। प्रत्येक ऊपर का बांध नीचे के बांधों की समस्याएं कम करता है। बांध एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। नदियों में बाढ़ रोकने तथा प्रवाह नियमित करने के अतिरिक्त बांध जल के विविध रूप से उपयोग की सुविधाएं बढ़ा देते हैं। सिंचाई के लिए नहरों द्वारा बांध के ऊपर जलाशय में रुके जल को खेतों में पहुंचाना संभव होता है। बांधों से गिरते जल से जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। नदी में जल की बराबर मात्रा प्रवाहित करके जल परिवहन की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। जलाशय में मत्स्य पालन तथा उत्पादन हो सकता है। बांध के नीचे मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। इस प्रकार जल संरक्षण में बांधों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथापि बांध भी एक बार बन जाने पर सदा के लिए समस्या हल नहीं कर देते हैं। कई बार ये खुद समस्या बन जाते हैं। कब? जब बांध टूट जाते हैं। तो इनका बराबर रख रखाव भी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बांध जो है वो जल संरक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इसके बाद जो अगला उपाय है वो है कि जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अपने आसपास देखते भी हैं कि लोगों में जागरूकता के अभाव या अपने स्वार्थवश लोग क्या करते हैं कि सारी गंदगी नदियों में डालते हैं या जो स्वच्छ जल उसमें डालते हैं। औद्योगिक नगरों के कारखाने अधिकतर नदियों के किनारे स्थापित होते हैं जो नदी से स्वच्छ जल ग्रहण करते हैं पर विभिन्न विषैले रसायन युक्त तथा गंदा जल नदी में छोड़ते हैं, जिससे नदी जो होती है वो प्रदूषित हो जाती है। मलमूत्र आधुनिक ढंग के कारखानों में साफ करने से जल स्वच्छ के साथ उर्वरकों का उत्पादन भी संभव है। अतः हमें इस प्रकार के प्लांट लगाने चाहिए कि जो भी कल कारखानों या औद्योगिक क्षेत्रों का जो गंदा जल है, जो विषैला जल है, उसको पहले हम सुरक्षित करें, यानी कि उनको साफ करें। इसी प्रकार कारखानों से निकलने वाले जल से भी हानिकारक पदार्थ निकाले जा सकते हैं। वास्तव में जल संरक्षण महत्वपूर्ण संसाधन संरक्षण का ही एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के संबंध संरक्षण से ही जल संरक्षण भी हो सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जल संरक्षण के लिए वनों तथा मिट्टी का संरक्षण भी आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः इन सभी संसाधनों का संरक्षण तभी पूर्ण रूपेण सफल हो सकता है जब इसके लिए परस्पर संबंध प्रयास किए जाएं। अर्थात
मिले हुए प्रयास होने चाहिए। अकेले जल संरक्षण से हम संरक्षण जल का